अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हमारे साथ इंडियन पैनलिस्ट हमारे साथ शामिल हुए हैं सुमीत पीर साहब। आप इनको देखते रहते हैं टीवी चैनल्स पे, डिफरेंट इंडियन टीवी चैनल्स पे हम इनकी बात सुनते हैं और इनसे लड़ते भी रहते हैं कभी कभार। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। और थैंक यू सर। और हमारे साथ पाकिस्तान से हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। आप सर को भी देखते रहते हैं इंडियन टीवी पे भी और पाकिस्तानी टीवी पे भी। सबसे पहले मैं चलूंगी ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ। अभी आपको पता है कि कितना दुनिया ने मुश्किल वक्त देखा कोविड-19 की वजह से। तो क्या आगे आप देखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस हैं? जो ब्लेम गेम चलता रहता है वही चलता रहेगा, उसको कैसे हैंडल किया जाएगा? और दुनिया में जो पॉलिटिक्स हो रही है उसमें आप क्या चेंजेस और देख रहे हैं और क्या चैलेंजेस देख रहे हैं? देखें, सबसे बड़ा चैलेंज तो इस वक्त पूरी दुनिया का वो कोविड-19 का ही है और इसमें आई एम श्योर कि इंडिया का भी बहुत ज़्यादा कोविड केसेस हैं। पाकिस्तान भी देयर फाइटिंग। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से हमने काफ़ी हद तक काबू पा लिया, बट स्टिल दिस इज़ ऑन एंड दिस इज़ ऑन गोइंग प्रोसेस। वी डोंट नो टिल व्हाट टाइम हमें वैक्सीन मिलेगी और लोगों को वैक्सीनेट करेंगे और उसके बाद ये हालात बेहतर होंगे। इससे ज़ाहिर है कि आई एम श्योर कि इंडिया का पाकिस्तान का मुझे पता है कि मईशत को भी फ़र्क पड़ा, लोगों के रोज़गार में फ़र्क पड़ा है, उनकी जॉब अपॉर्चुनिटी में फ़र्क पड़ा है, उनकी बिजनेस पे फ़र्क पड़ा है, ओवरऑल इकॉनमी में बहुत फ़र्क पड़ा है और मुझे यकीन है कि यही हाल इंडिया का भी होगा। लेकिन इसके साथ साथ हम ये देखना चाहिए कि हम अपने लड़ाई झगड़ों के अलावा अपने अवाम के लिए क्या कर रहे हैं। लड़ाई झगड़ा तो चल रहा है, कश्मीर के ऊपर भी जो एक इंडिया का स्टांस है, डेफिनेटली पाकिस्तान का सीरियस ऑब्जेक्शन है उसके ऊपर क्या चल रहा है। फिर अट्रॉसिटीज़ कश्मीर में होती हैं, वो हमें समझ नहीं आती हैं। फिर उसके बाद फ्लैग ऑपरेशन, कभी सर्जिकल स्ट्राइक्स, कभी कॉप्टर्स आ जाते हैं, वो उनकी फोटोग्राफी होती है और ये अननेसेसरी चीज़ें हैं, ये अवॉइडेबल प्रॉब्लम्स हैं, ये हमने खुद सेल्फ क्रिएट की हुई हैं, इनको हमने ख़त्म करने की ज़रूरत है। अपने आवाम के लिए हमने कुछ भी नहीं किया और 2021 आ गया है, इस वक्त जो हालात देख रहे हैं उसमें तो अब ज़रूरत है कि आवाम के लिए कुछ करें। उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि हमारी बलूचिस्तान के इशूज़ हैं, वी नो के अब इंडिया के, आप सुमीत साहब शायद ना माने इस बात को, लेकिन ऑब्वियसली सारे प्रूफ हमें हर चीज़ की अवेलेबिलिटी है कि बलूचिस्तान में अनरेस्ट है, बलूचिस्तान में रॉ कैसे इन्वेस्ट कर रही है। फिर उसके बाद उनके अपने जो अजीत डोवाल हैं, अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह है, नरेंद्र मोदी हैं, ओपनली देश है कि जी बलूचिस्तान में हम प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, बलूचिस्तान के सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। ये थिंग नाउ वी शुड लर्न आफ्टर 72-73 ईयर्स के लिव लाइक गुड नेबर्स, क्योंकि नेबर्स कभी चेंज नहीं हो सकती, आपकी बाउंड्री चेंज नहीं होती है, फ्रेंड चेंज हो जाते हैं। सो दिस इज द टाइम कि हम एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे को सुने एंड वी शुड नॉट बिकम प्रॉक्सीज ऑफ द अदर कंट्रीज। दे वांट टू एक्सप्लॉइट कि हमें सी पैक्ट में कैसे नाकाम करना है, इकोनॉमिक तरक्की नहीं करनी देनी, क्योंकि हम वाहिद एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, वाहिद इस्लामिक मुल्क हैं और अगर हम इकोनॉमिक तरक्की करेंगे तो अपने फैसले खुद करेंगे जो दूसरे मुल्कों को एक्सेप्टेबल नहीं है। ये हालात और ये वजूहत हैं जिसकी वजह से आई ऑलवेज मेंटेन कि now is the time we must sit across the table and find solutions. Let's not play into the hands of other powers. हमने अपने मुल्क के फैसले अपने मफादात में करने हैं और यही अगर दो मुल्क आपस में बैठते हैं और आपस में बैठ के निगोशिएट करते हैं, टेबल पे बैठते हैं, बिजनेस करते हैं और प्रॉब्लम जो एक इरिटेंट्स है वो ख़त्म करते हैं, तो मेरे ख्याल में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हम करेंगे तो उससे हमारे लिए बहुत बेहतर हालात हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। सुमीत जी, कहाँ तक आप एग्री करेंगे ब्रिगेडियर साहब से और कहाँ डिसएग्री करेंगे? देखिए आरजू जी, कुछ पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा। सबसे पहले एक बात तो ब्रिगेडियर साहब से मैं एग्री करूंगा। देखिए, या तो हम दुश्मनी कर लें या दोस्ती कर लें या व्यापार कर लें, ये तीनों में से एक ऑप्शन है, आपको चूज करना पड़ेगा। तीनों एक साथ नहीं चल सकते, ये कुदरत का विधान ऐसा ही है, हम कर नहीं पाएंगे। अब रही बात दोस्ती की, पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस हमने दिया था, चल रहा था, पर एक कॉज एंड इफेक्ट स्टोरी है यहाँ आरजू जी। देखिए, कॉज जो है वो है ये आतंकवाद है, टेररिज्म। इफेक्ट है उसका सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट हो, ये एक और सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, या कुछ ऐसी जो युद्ध में या जैसी ऐसी व्यूह रचनाएं होती जो ऐसे सिचुएशन पैदा हो सकते हैं। अगर कॉज नहीं होगा तो इफेक्ट नहीं होगा। अगर टेररिज्म नहीं आएगा तो एक काउंटर एक्शन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मोस्ट फेवर्ड नेशन आप थे, आप हैं और आप रह सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। ट्रेड एक टाइम में होता था, ट्रेड क्यों टैंपर हुआ? क्योंकि आप जानते हैं आपने पिछले 30 साल में कश्मीर में क्या किया। आप कहते जी हाफिज सैयद लकवी और मसूद अजहर हमारे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, नेशनल एसेट्स हैं,
भाई वो एक्ट करते हैं पाकिस्तान के बिहार पे, अब वो आप कहते हैं वो एनजीओ चलाती दुनिया और यूएन उन्हें इंटरनेशनल टेररिस्ट डेजिग्नेट करती है। ये तो आपको फैसला करना पड़ेगा, तो इंटरनेशनल टेररिस्ट है या एनजीओ चलाते हैं। अगर वो इंटरनेशनल, अगर वो एनजीओ चलाते ह्यूमैनिटेरियन काम करते तो दुनिया को समझाइए, फिर उनके नाम के वीडियो क्यों निकलते, फिर बालाकोट की जरूरत क्यों पड़ी, ये सारी चीजें। और 30 साल में जो कश्मीर में आपने किया, आप देखिए वो आप कश्मीर में फेल हो चुके हैं, वहां एक ग्रास रूट लेवल पे इलेक्शन हो चुके हैं, ऑल्टरनेट लीडरशिप आ चुकी है, 70 साल के बाद ऐसा इलेक्शन हुआ था। और जब तक हम देखिए चीजें चल रही है, ग्राउंड पे हो रही है, एक बात से मैं आपसे राय इत्तेफाक रखता हूँ कि देखिए डेवलपमेंट की कोई सीमा नहीं है, कोई उसकी बाउंड्री नहीं है, जितनी ज्यादा डेवलपमेंट करें हम अपने आवाम के लिए उतनी अच्छी, वो कॉमन पॉइंट है। बट ये कॉज एंड इफेक्ट को रोकने के लिए कॉज को आप रोकिए, इफेक्ट दिखेगा। हमारे रूट सेम है, हमारा कल्चर सेम है, दोस्ती हो सकती है, काम आगे हो सकता है, पर वो जो मोदी जी सही कहते हैं ना, बम और धमाके की आवाज में दोस्ती की बात नहीं होती। या तो बम धमाके की आवाज सुनाई या दोस्ती वाली बात सुनाएगी, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। ये फैसला पाकिस्तान को करना है, उन्हें देखना कि वो कहां तक जाना चाहते हैं, क्या जाना चाहते हैं। हमारी तरफ से हर विकल्प खुला है। हम तो आज भी कहते हैं आप टेररिज्म बंद कीजिए, ये जितने जो आपके नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इनका यू टेक केयर ऑफ देम। हम बातचीत करने को तैयार है, बातचीत का दरवाजा तो कोई बंद ही नहीं हुआ, और बातचीत होगी तो हर चीज का फैसला हो सकता है। कोई ऐसी बात नहीं, ट्रेड हो सकता है, व्यापार हो सकता है। वैक्सीन बन रही है हमारे यहाँ, 8-8 वैक्सीनें बन रही है आरजू जी, 3 तो क्लिनिकल ट्रायल की 3rd स्टेज में, 2 हमने अप्रूव कर दिए। कल से 15 लाख वैक्सीन पर डे लोगों को लगेगी, 15 लाख यानी कि महीने में 4.5 करोड़ वैक्सीन। और अभी केवल 2 कंपनियां, अभी जब 6 कंपनियों की और आएगी। हमने HCQ 175 कंट्रियों में लिखा। आरजू जी बोलना चाहूंगा आपके व्यूअर्स को, पाकिस्तान में भी दिया HCQ, पाकिस्तान में भी आया है इंडिया से। आपने एक रूल भी अमेंड किया था इंडिया से दवाई लाने के लिए। जहां तक ह्यूमैनिटेरियन एड का बात है, जहां तक एक इंसानी मदद की बात है, वो हमेशा रहेगी। पर ये जो आपके नॉन स्टेट एक्टर्स जिन्हें आप कहते हैं, ऐसे टैसिड एसेट्स कहते हैं, जब तक आप इन पे कंट्रोल नहीं करेंगे, वो जो दोस्ती वाली बात है वो नहीं बन पाएगी, क्योंकि ये काफी साल से चल रहा है, ये 30-40 साल से चल रहा है। हमारे यहाँ भी जो पब्लिक ओपिनियन वो कहता है भाई बस बहुत हो गया, अब दोस्ती वाली बात है, आप ये रोकिए, अब ये रोकिए, कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी है, कॉज स्टॉप्स, देयर इज नो इफेक्ट। बैक टू यू मैम। जी जी बिल्कुल सर, आप जो बात कह रहे हैं मैं बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब से उसका जवाब लूंगी कि कहाँ तक, क्योंकि ब्रिगेडियर साहब हम FATF में भी इसीलिए फंसे में, इससे आप एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे, लेकिन नाउ योर टर्न, आप बात कीजिए इनसे। जी देखें आरजू, बात ये है कि FATF में कौन लेके जाता है, कौन वहां पर चाहता है कि पाकिस्तान उस पर एंटेंगल्ड रहे, फंसा रहे। कोशिश हम करते हैं ठीक होने की, वहां पर ये सबसे ज्यादा मुखालफत इंडिया की होती है। जबकि एक रीजन में रहते हैं, रीजन को समझने की जरूरत है। पाकिस्तान इज अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म, ये तो इसको सुमीत साहब बड़े क्लियर तरीके से एक्सेप्ट करेंगे। पिछले 2001 से लेके आज तक हम टेररिज्म में लड़ाई कर रहे हैं, सिंगल हैंडेड में लड़ाई की है, चाहे वो सवात ऑपरेशन हो, नॉर्थ ईस्टान हो, साउथ ईस्टान हो, फिर उसके बाद रद्दुल फसाद में मसरूफ हैं। कौन प्रॉब्लम क्रिएट करता है? गुलबशन यादव की मिसाल हमारे सामने है, दुनिया को पता, इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस ने क्लियर कर दिया, एक सर्विंग लेवल रॉब, और उसने आगे खुद क्लिप्स दी हैं, जी हाँ जी मैं ये कर रहा था, मुझे टास्किंग थी कि बलोचिस्तान में सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करना है, बलोचिस्तान में आपने आके वहाँ उसको अलहदा करना है, उसको अनरेस्ट करनी है, CPEC नहीं करने देना, पाकिस्तान में धमाके, पाकिस्तान के लोगों के जो मुसलमानों के पाकिस्तान के खून से हाथ लगे गए, ये तो एक बात है। फिर उसके बाद 5 अगस्त से ऑनवर्ड किसने हालात को खराब किया है? एक यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन है जिसके ऊपर जवाहरलाल नेहरू साहब खुद गए 48 में, रेजोल्यूशन हुआ, एक्सेप्ट किया, फिर उसके बाद शिमला मुआहदा हुआ, बायलैटरल इशू को आपने मान लिया। हाउ कम यू कम एक वन सडन डे आप जाते हैं जाके कश्मीर पे कब्जा कर लें, उनका झंडा उतार दें, सब खत्म कर दें, उसके बाद फिर इसके बाद भी चलें, उसके बाद आपने क्या किया? वहाँ पे जो जुल्म बर्बरियत कर रहे हैं, आपने उनके कारोबार तबाह कर दिए हैं, आपने उनके बागात को जड़ों से काट के रख दिए, जवानों को पकड़ के ले गए हैं, पैलेट गन से जो शहीद किए जा रहे हैं। अब देखें बात यह है कि बुरहान वानी की शहादत के बाद 4-5 साल पहले ये अब एक इंडिजिनस मूवमेंट है, पाकिस्तान को अब क्या जरूरत है? जबकि हमें पता है कि अब वहां पर इतनी बड़ी मूवमेंट खुद शुरू हो गई है, कश्मीरी नौजवान खड़े हो गए हैं, आपने पूरी फेंसिंग की हुई है, आपके रात को दिन चढ़ाते हैं, आप 300 गज से 200 गज से पिन भी गिरे तो आप पिन पॉइंट कर सकते हैं। पाकिस्तान तो खुद फंसा हुआ वेक्टर में, हमारे पास अभी टाइम नहीं है ना, वी कैन अफोर्ड इट, वी वांट पीस विद आवर नेबर्स। आपके सामने अब आपने देखें तमाम ने आपसे ताल्लुकात खत्म कर लिए, चाइना से चलो पाकिस्तान के हालात खराब थे, भूटान, नेपाल, श्रीलंका,
देन ईरान से भी आपके ताल्लुकात अब तकरीबन वो हालात नहीं रहे क्योंकि चाइना ने इंग्रेस कर लिया है। सो जब इन चीज़ों को देखते हैं तो हम तो यही कहते हैं, आपने बालाकोट में आपने इंसिडेंट आपको पता है किसने किया? एक कश्मीरी नौजवान को आपने पकड़ के मारा, उस पर जुल्म किया, उसने आपसे रिवेंज लिया। उसके बाद आपने आके हमारे पास आके वहाँ पर आपने एक रात को सर्जिकल स्ट्राइक किया, जो सो कॉल्ड की कुछ भी नहीं किया, एक कवर साथ दर्द गिराए। हम पूरे जर्नलिस्ट वो एम्बेसडर्स को वहाँ ले गए, जो डिफेंस अटैचीज को दिखाया जाके। फिर आपने अगले दिन हमने आपको फिर वार्निंग शॉट भी दी। हम अगर चाहते तो अगले दिन हम रिटेलिएट करते, हमने रिटेलिएट नहीं किया, हमने सिर्फ वार्निंग शॉट्स फायर किया। आपके चीफ आर्मी साहब बैठे हुए थे कि जस्ट के जी हम ये चाहते हैं। फिर हमने गुलभूषण यादव को नेक्स्ट से छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए पीस का पैगाम। आपके प्राइम मिनिस्टर कहें हमने जी देखे जी डराया था, धमकाया था, तो उन्होंने वापस कर दिया। ऐसे मुल्क नहीं करते हैं, ऐसे नहीं होता। फिर उसके बाद में जहाज बताया, हमारा जहाज F-16 गिरा है, वो आपके जर्नलिस्ट ने प्रूफ कर दिया कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद अब आपको देखें, ये बात ये है कि अब इस हाई टाइम इलेक्शन होते हैं आपके, पाकिस्तान का जिक्र, पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तान को, कश्मीर को ये करेंगे। हमने कभी इलेक्शन में भी जिक्र किया? आज तक नहीं किया। वी हैव नेवर आस्क्ड फॉर एनीथिंग कि हमने कुछ करना नहीं करना है। नॉन स्टेट एक्टर्स के लिए पाकिस्तान के कोर्ट्स इंडिपेंडेंट है। हम हमेशा आपको कहते हैं कि आप हमें कोई इसका प्रूफ दें, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दें, डोजियर दें। हम कहते हैं उन लोगों को लाएं जो बॉम्बे इंसिडेंट के वालों को पाकिस्तान लाए, हमारी कोर्ट उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन करें, उनके एविडेंस ले। आप नहीं भेजते हैं। तो जब ये चीज़ें नहीं करेंगे तो कैसे मसाइल हल होंगे? सारे हमने अरेस्ट किए हुए, इवन जो जितने आपके जिस चीज़ को आपने कहा सारे तो करीबन जिस टाइम अमेरिका ने उनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया, हमने उनको अरेस्ट किया हुआ है, सब इस वक्त अरेस्टेड हैं। तो ये चीज़ें आपने कैसे करना है? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में, यार आपका मुल्क बड़ा है, आपकी फौज ज़्यादा है, आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। आप अगर थोड़ा सा एक स्टेप लें, देखें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप एक स्टेप लें, हम 2 स्टेप लेंगे, बल्कि शुड बी अदर वे अराउंड, हमें एक स्टेप लेना चाहिए, आपको 2 स्टेप लेने चाहिए, लेकिन हम नहीं करते हैं। तो ये अब चीज़ों को छोड़ दें। और फिर अभी आपके सामने जो वहाँ पर प्रॉब्लम है सिखों की चल रही है, आपके खालिद ये किसानों की चले, वी हैव नथिंग टू डू विद देम, बट इशू इज के इस वक्त मुआशी हालात को आपने एंड मुसलमानों के साथ देखे ना कितना सलूक है। लिंचिंग आप किसकी कर रहे हैं? CAA और NRC किसने किया? दिल्ली में क्या हुआ? ये चीज़ें दुनिया में नोटिस होती हैं। आपके सामने अभी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कितने वहाँ पर तकरीरें हुई हैं, पार्लियामेंटेरियन ने कितना ओपनली कश्मीर के बारे में बातें की हैं। तो मैं इसको कंट्रोवर्शियल करने के बजाय व्हाट आई फील नाउ इज अ टाइम, आपकी बड़े मुल्क है, यू शुड टेक अ स्टेप फॉरवर्ड के चलेंगे, लेट्स फॉरगेट ओल्ड थिंग एंड नाउ मूव फॉरवर्ड एंड वी लेट्स सिट डाउन टॉक इट आउट। आप दहशतगर्दी कहाँ से करेंगे? हम मुझे बताएं, हम तो फंसे हुए हैं, हमारी पूरी फौज जो है वो फंसी हुई है ये लाइन ऑफ कंट्रोल पर, या वहाँ बलोचिस्तान के अंदर और उसके बाद नॉर्थ वजिस्तान में जो ऑपरेशन हो रहे हैं, उधर से आपके 700 लोग आपने मलेशिया रेस की है, फंडिंग हमने दी है, पूरा डोजर हमने दिया है, सारी चीज़ें हैं। तो इस वक्त ब्लेम काउंटर ब्लेम के बजाय नाउ इज अ टाइम जहाँ जर्नलिस्ट आपके जितना प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दे, आपने कभी अपने टीवी में देखा किस तरीके से अदनाब गुस्वानी साहब बोल रहे होते हैं? इससे क्या हालात होंगे? हालात खराब होंगे। इसलिए हम ये बात करते हैं कि नाउ इज अ टाइम वी सिट डाउन एंड वी रिजॉल्व दिस इश्यूज। बिल्कुल ठीक जी सुमित जी, लेकिन ये कि ब्रिगेडियर साहब इस तरह से तो हमारा मीडिया भी बहुत बोल रहा होता है, अगर हम मीडिया के ऊपर ही डिसीजंस लेने लगे तो फिर क्या होगा? हमारा मीडिया, मैं कहता हूँ 10% भी नहीं है जो इनका मीडिया बोलता है। यू नो इट, आप प्रोग्राम में जानती है, आपको पता है कि किस तरीके से लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, क्या होता है। हमारा मीडिया कभी ऐसे नहीं बात करता। हमारा मीडिया सर ये बात है, इंडिया में ये हुआ, इंडिया ने ये किया, दैट्स ऑल, बट नो पर्सन। और जिस तरीके से लैंग्वेज होती है, आई थिंक इट इज अनबेरेबल। जी आरजू जी, मैं जवाब देना चाहूंगा। ब्रिगेडियर साहब ने अच्छे पॉइंट रेज किए, एक एक करके जवाब दूंगा। देखिए FATF की जहां पर बात है, ब्रिगेडियर साहब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आर्मी वेटरन है, कि केवल चाइना और टर्की और मलेशिया के होते हुए आप ब्लैक लिस्ट में नहीं जा रहे, आप ग्रे लिस्ट में बने, यही बहुत बड़ी बात है। ये सच नहीं है कि जो 16 या 19 तारीख को FATF का जो अधिवेशन होगा यहाँ पे पेरिस में, उन्होंने लास्ट टाइम आपको 90 दिन दिए थे कुछ एक्शन दिखाने को, 27 पॉइंट आपके पेंडिंग थे। आपने ठीक उस 90 दिन से पहले सर क्या किया, आपने लखवी को फिर पकड़ लिया। यही लखवी पहले जिसने एक ही इज रिस्पांसिबल फॉर 266 पीपल इंक्लूडिंग 6 अमेरिकन, और इसमें करीब 200-300 लोग जख्मी हुए थे। इसको आपने 20 लाख रुपए पे, केवल 20 लाख रुपए पे पाकिस्तान कोर्ट से बेल मिलती है। ये आपका लीगल सिस्टम है। फिर 2015 से रावलपिंडी में गायब होता है, 2020 तक आपको ये नहीं पता सर कि ये है कहाँ।
पर आपको ये पता ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, वो सब आपको कार्रवाई पता, पर लकवी कहाँ पे ये आपको नहीं पता। FATF की डेडलाइन से ठीक पहले आपने लकवी को पकड़ लिया, आप उनको दिखा देंगे देखो जी हमने पहले केस कर लिया। दूसरा ये है आपके जो है ये जो हिलरी क्लिंटन जी ने एक बार कहा था, आपको याद होगा ब्रिगेडियर साहब, उन्होंने कहा इफ यू टेम स्नेक्स इन योर बैकयार्ड दे आर नॉट ओनली गोइंग टू बाइट योर नेबर्स, दे विल आल्सो बाइट यू। अगर आप सांप अपने बैकयार्ड में पालेंगे तो आपको भी डसेंगे। ये तो कोई नई बात है नहीं। तो जो आपने टेररिज्म को पाला एज ए स्टेट पॉलिसी, आपने इसको प्रमोट किया। जो जनरल जियाउल साहब ने बोला कि भाई ब्लीडिंग इंडिया पे 1000 कट्स, उसके चक्कर में आपने इनको नेशनल एसेट बनाया, टैसिट सपोर्ट दिया। आज इनमें से कुछ लोग अगर आपके खिलाफ हो गए तो ये एक बट नेचुरल सी बात है। दूसरी बात बलूचिस्तान की मैं बात करना चाहूंगा। बलूचिस्तान में इंडिया का कोई लेना देना नहीं है। अगर इंडिया का कोई लेना देना होता तो अब तक बलूचिस्तान अलग हो गया होता। बलूचिस्तान में आपकी मरियम शरीफ 15-20 दिन पहले जाके बोलती है अब यहां से कोई मिसिंग नहीं होगा, अब यहां आपको दाल रोटी खाना मिलेगा। ये मरियम शरीफ बोल रही है। सर ये मेरा कहना नहीं है, ये मैं कोई नहीं होता बोलने वाला, ये आपकी सबसे लीडिंग पॉलिटिशियन बोल रही है, नवाज शरीफ साहब की बेटी। अभी बलोचिस्तान में हजारा मैसेकर हुआ, मैंने भी इंडियन टीवी पे कई चैनलों पे किया, इस पे डिबेट किया। आप बताइए, आप शियाओं को बड़े दिन बार मार रहे हैं, आप उनको अलग करके मार रहे हैं। ये जेनोसाइड है, ये टेररिज्म नहीं है, जेनोसाइड है। जब आप बंदे को निकालते उसको अलग करते हैं, क्योंकि हजारा शिया है और हजारा मंगोल डिसेंट का, वो अलग दिखता। आप उसको चुन के मारते हो और उसकी वीडियो बनाता लश्करी जंगवी और अपने वेबसाइट पे डालता। और लश्करी जंगवी की वेबसाइट पे लिखा है मेरा काम है हर शिया को पाकिस्तान में मारना। आप बताइए इसको कैसे समझाते हैं? आपको पता नहीं लश्करी जंगवी का, आपको पता नहीं उनके सरगना कौन है, कहाँ रहते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं। इतने साल से बलोचिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं। 500 से ज्यादा हजारा मर गए, 2000 से ज्यादा हजारा जख्मी हुए, 10,000 हजारा अफगानिस्तान में मरे। पीछे तालिबान ने 7 हजारों की गर्दन साहब डे लाइट में काटी। अब आते हैं यूएन रेजोल्यूशन 1960 में। सर लास्ट टाइम यूएन रेजोल्यूशन पे कश्मीर, यूएनएससी में कश्मीर की बात हुई। सर 60-70 साल हो गए कश्मीर में, आज तक यूएनएससी में बात नहीं हुई है। दिस वाज इन 1962 व्हेन इट वाज टॉक लास्ट। अब आपका दूसरा पॉइंट था कश्मीर। देखिए कश्मीर जो है, only unpending issue is POK and GB which has to be settled। तो मानता हुए unpending is settled। जो हमारा कश्मीर है वो हमारा था, है और रहेगा। वहां भी इलेक्शन हुए हैं, DDC इलेक्शन हुए, ग्रास रूट लेवल पे इलेक्शन हुए। 280 नुमाइंदे यंग नौजवान चुन के आए हैं, और वैली में जो भी चुन के आए हैं सारे मुसलमान हैं। सर 51% वोट टर्न आउट था, 70 लाख लोगों ने वोट दिया। ब्रिगेडियर साहब 70 लाख लोगों ने वोट दिया। एक अल्टरनेट डिस्पेंसेशन जो किसी भी पार्टी के, मुझे उससे मतलब नहीं, वो कांग्रेस है, बीजेपी, एनसीए, पीडीपी, वो अभी मुद्दा नहीं है। लोग आए, कोविड था, बर्फ थी, एक्सट्रीम ठंड थी, तब भी ये हुआ। उसके बाद आपने बोला जी नेबर्स, बिल्कुल सही बात है आपकी, नेबर्स कैन नॉट बी चूजन, बट ये नेबर्स का भी फर्ज बनता है कि हमें डेवलपमेंट करनी है। मैंने वही बोला ना, व्यापार हो सकता है, प्यार हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, दुश्मनी हो सकती है, इनमें से एक चीज हो सकती है। सर चारों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। उसके बाद आपने बोला जी बालाकोट, अगर बालाकोट में कौवे मरे थे जो आप कह रहे, उसके बाद ये जो आपके यहाँ क्या मसूद अजहर, इनका वीडियो नहीं दिखा, कहीं किसी टीवी चैनल पे नहीं, कहीं दिखे नहीं। नियाजी साहब, इमरान खान नियाजी साहब कहते हैं कि बालाकोट में इंडिया की तरक्की, मुझे अब भी उसके ख्वाब आते हैं, मुझे दहशत आती है। इमरान खान नियाजी का कहना। अभी आपके आगा है मिस्टर आगा, उन्होंने एक चैनल पे कहा था, आपकी चैनल पे कहा था 300 टेररिस्ट वहां बालाकोट में मारेंगे, आपके एक्स डिप्लोमेट है, उन्होंने आपके मीडिया पे कहा। और अगर बालाकोट में कुछ हुआ नहीं तो आपको टेंशन क्या? फिर तो हम फिर आके कौवे मार लेंगे। अगर आप इन टेररिस्टों को, जहाजियों को कौवे कहते तो आपको टेंशन तो होनी चाहिए नहीं। अगर बालाकोट में साहब हुआ ही नहीं कुछ तो कौवे मारने दीजिए ना, हमें क्या तकलीफ है? फिर आएंगे फिर कौवे मारेंगे, बहुत महंगे पड़ते हैं 5 कौवे मारना। 5 कौवे मारना बहुत महंगा सौदा है। इनफैक्ट हमें तो अपनी अकल पे है, मतलब हैरान करते हम कौवे मारने के लिए भाई इतना बड़ा रिस्क लेके वहां जा रहे हैं। एक और पॉइंट बोलूंगा, आपने अभिनंदन का जो एपिसोड हुआ ब्रिगेडियर का, ये मेरा नहीं कहना, वीडियो है, पाकिस्तान के आपके पार्लियामेंटेरियन है, आपके चुनिंदा नुमाइंदे हैं, वो पाकिस्तान के पार्लियामेंट में कहते हैं। शाह महमूद कुरैशी वहां थे, पूरी दुनिया के मीडिया ने चला, मैंने भी बहुत सारी डिबेटें उस पर की है कि भाई वो कुरैशी साहब के पसीने छूट रहे थे, बाजवा जी के पैर कांप रहे थे, बोला इसको छोड़ दो नहीं तो इंडिया 9 बजे अटैक करेगा। सर एक पॉइंट बोलूंगा, ये मेरा कहना नहीं है सर, ये मैं कोई वो अंतर्यामी नहीं हूं जो मुझे इंट्यूशन आ रहा है। ये आपके पार्लियामेंटेरियन ने कहा, जब कुरैशी का फ्रांस का मसला उठा रहे थे, आपके पार्लियामेंट में चल रहा था मोदी मोदी मोदी, वीडियो मेरे पास है, चाहे तो आरजू जी को भेज दूंगा। तो लास्ट पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगा, दुनिया का नंबर 1 टेररिस्ट, सर दुनिया का नंबर 1 टेररिस्ट उसामा बिन लादेन अबूटाबाद में पाया जाता है। इमरान खान नियाजी कहते हैं वो शहीद है। तो हारिस नवाज साहब, ब्रिगेडियर साहब, आप बताइए वो शहीद है क्या है?
दुनिया का नंबर 1 टेररिस्ट को आपके प्रधानमंत्री श्री इमरान खान साहब कहते हैं वो शहीद है, वो अबोटाबाद में पाया गया था मिलिट्री कंटोनमेंट में। इसको कैसे समझाएंगे? क्या आपकी मिलिट्री को ये नहीं पता कि इतना बड़ा टेररिस्ट क्या है, उसके बीवी बच्चे हो रहे, बिल्कुल 2-3 धर्मों के साथ वो रह रहा है, आपको आइडिया नहीं इस चीज का? ये कैसे संभव है? अगर आपके बीच में ये संभव है तो फिर तो बहुत ही प्रॉब्लम है। फिर तो कोई भी घुस जाए पाकिस्तान में, कोई भी रहे कंटोनमेंट में, कोई भी अपने परिवार को बढ़ाए, बीवी बच्चों के साथ रहे, तो ये आपको कोई अचंभा नहीं लगता, आपको हैरानी नहीं लगती सर? देखिए मुझे हैरानी इसलिए नहीं लगती है कि आपको पास में जो कश्मीर का एजेंडा है 1962 के बाद, आपने 1965 में जाके आपने वो नहीं किया शिमला मुआहदा, आपने कहा बायलैटरल इशू है, फिर आप कैसे उसको जाके कब्जा कर सकते हैं? और एक यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन के ऊपर है, यूनाइटेड नेशन के मिलिट्री ऑब्जर्वर को तैनात है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, आपके तरफ भी हमारी तरफ भी, इसका मतलब कि यूनिट के एजेंडे के ऊपर है। तो आप अगर और उनको आप जाने भी नहीं देते हैं, फिर आप यूनाइटेड नेशन के मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप के ऊपर नीलम वैली में फायर करते हैं और बेचारों को मना करते हैं कि वो जा ना सकें। तो ये चीजें आप देखें ना, इससे कितना फर्क पड़ जाता है। उसके बाद ऑपोजिशन की बात करते हैं। ऑपोजिशन की बात ये है, वो ऑपोजिशन हमारे कुछ लोग हैं जो पर्सनल डाटा के लिए, पर्सनल एडवांटेज के लिए, पॉलिटिकल पार्टी के लिए, अपने बिजनेस के लिए वो आपके नैरेटिव को लेके चलते हैं। नैरेटिव आपको बड़ा क्लियर है कि आपका नैरेटिव ये कि आपने रियलाइज कर लिया कि पाकिस्तान को नुकसान फौज के होते हुए नहीं हो सकता, क्योंकि आपके सामने मिसाल है, इराक को देख लें, लिबिया को देख लें, सीरिया को देख लें, यमन देख लें, अफगानिस्तान देख लें, जहां जहां फौज कमजोर थी वहां पर उन्होंने उन मुल्कों पे कब्जा कर लिया। पाकिस्तान की फौज में आपका नैरेटिव नाकाम इसलिए हो गया कि फौज मजबूत है, पूरे मुल्क से दहशतगर्दी खत्म कर दी, जो 51 कंट्रीज अफगानिस्तान में नहीं कर सकी, अफगान तालिबान को हमने यहाँ से खत्म कर दिया। तो अब आपका हिट टारगेट जो है हाइब्रिड वॉर में आपने यही किया हुआ है कि फौज को हिट करें, अवाम और फौज को दूर करें, फेडरेशन को नुकसान पहुंचा दे। और यही ऑपोजिशन हमारी मौलाना फजल रहमान और ये मरियम नवाज आपने देखा होगा, वो यही नैरेटिव लेके चल रहे हैं, किसी तरीके से पावर में आना उन्होंने, ये उनके प्रॉब्लम्स है। अदरवाइज ये जो अभिनंदन को छोड़ने की बात है, ये आप भूल जाएं, ये किसी के पसीने नहीं निकल रहे थे। आपको पता है कि हमारी फौज लड़ाका है, बैटल हार्डेंड है और पिछले 30 साल से लड़ाई कर रही है। आपकी फौज ने कोई लड़ाई नहीं की इतने अरसे में, और सिर्फ नहत्ते औरतों, बच्चों, बूढ़ों, कश्मीरियों को शहीद करते हैं। ये आरजू जी, मैं जवाब देना चाहूंगा। देखिए ब्रिगेडियर साहब, पहले बोलूंगा, अगर हमारी फौज ने कोई लड़ाई नहीं की, तो वो तो हमारी फौज ही थी शायद। अब जो बालाकोट गई वो भी हमारी फौज थी, चाइना से या अमेरिका से सिपाही किराए पे हमने लिए नहीं थे। सर्जिकल स्ट्राइक भी हमारी फौज ने की थी। अभी भी जो आपके यहाँ ब्लैकआउट होता है रोज दिन भर, अभी पीछे आपने बोला भाई पावर ग्रिड फेल हो गया 3 दिन तक, सच्चाई तो यह है आरजू जी, अगर 10 जहाज यहाँ से उड़े पाकिस्तान में ब्लैकआउट होता है, ये एक सच्चाई है। ट्विटर देखिए, हर जगह देखिए, पूरी जगह ये बात फैली हुई है। तो हमारी फौज को लेके निशाना बनाना है, कुछ करना, 3rd बिगेस्ट आर्मी, 3rd मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स इन द वर्ल्ड है, ये एस्टैब्लिश है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से एस्टैब्लिश्ड है। ब्रिगेडियर साहब खुद कह रहे थे कि भाई आपकी फौज हमसे बड़ी है, ताकतवर है, हम मानते हैं इस बात को, बट ये फौज का मसला नहीं है, मसला है इंटेंशन का। लड़ाई की जरूरत क्यों पड़े? कॉज एंड इफेक्ट स्टोरी में जाइए ना, आप कॉज को खत्म कीजिए, इफेक्ट की तो टेंशन करने की जरूरत ही नहीं। आज कह रहे कि भाई हमने, इंडिया ने किस मुल्क पे आप जाके हमला किया, किस मुल्क की फौज कमजोर थी, हमने जाके उन पे कब्जा किया। हम चाइना तो है नहीं कि जाके लोगों पे कब्जा करे। आपकी जितनी भी ये थी आर्मी, जितने भी मुल्कों का नाम लिया, आप बताइए आरजू जी, कभी हमने किसी पे जाकर कब्जा किया? कभी किसी की जमीन हमने ली? नहीं ली है। हमें नहीं चाहिए, हम तो वासुदेवम कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा परिवार है, हम तो वो मानने वाले लोग हैं। 190 कंट्रियों को HCQ भेज रहे हैं। अभी भी हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि पूरी ह्यूमैनिटी को वैक्सीन इंडिया से जाएगी, क्योंकि $3 से $4 की कीमत पे वैक्सीन केवल इंडिया में बनेगी और सबसे ज्यादा जाएगी। अभी 70% वैक्सीन हमारे यहाँ से जाती है। अगर ये सब चीजें हो रही है और ये सब चीजें हो रही है, तो इसका मतलब यही है, हम किसी का बुरा नहीं चाहते, चाहे वो पाकिस्तानी हो, ईरानी, और हमारी सबसे दोस्ती है। ईरान में हमारी दोस्ती, अच्छा खासा ट्रेड है, शिया संपन्न मुल्क है। सऊदी अरबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हमारे प्रधानमंत्री को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर देते हैं। यूएई ने तो मंदिर बनाने की जगह देती है। क्यों देते हैं आप ये बताएं ना। सर एक मिनट, लेट हिम कंप्लीट फर्स्ट। जी सुमित जी, आपको ये आपको पता होगा जगह नहीं। अब देखिए, हमारा पाकिस्तान फौज से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये टेररिज्म लड़ाई बढ़ाई की बात है तो फौज तो अपनी जगह, आपकी फौज अपनी जगह, हमारी फौज अपनी जगह है। 4 जंगों में जो हुआ वो हुआ। UNSC में 1962 के बाद आप एक मोशन नहीं ला पाए। आप ओपेक को आपने बोला कि भाई आप कश्मीर का मुद्दा लाए, एक अधिवेशन बुलाए तो पूरा स्प्लिट हो गया, एक ईरान वाला ग्रुप बन गया, एक ये पाकिस्तान वाला ग्रुप बन गया। ओपेक में आप रेज नहीं कर पाए क्योंकि कश्मीर इज अ सेटल्ड इशू।
जो अनसेटल्ड इशू है सर वो है पीओके एंड जीबी व्हिच विल बी सेटल्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एट अ टाइम एंड प्लेस ऑफ योर चूजिंग। अब समझने की बात यह है कि लड़ाइयां करते करते 70 साल बीत गए, हाथ कुछ नहीं आया, और 70 साल बर्बाद करने हैं, कोई बात नहीं करने तो डेवलपमेंट की प्रोग्रेस की बात किया जाए तो करने को दुनिया में बहुत कुछ है, बहुत कुछ कर सकते हैं, साथ भी कर सकते हैं, बट यही बात है कि हम लड़ाई करें, प्यार करें, या ये जो करते रहे वो करें। देखिए आप एक कैंप खोलेंगे, हम दूसरा उड़ा देंगे। और मजे की बात बताऊं साहब, अगर बालाकोट में कौवे मारते हैं तो हम और कौवे मारेंगे। कौवे मारने में बहुत आनंद आता है, बहुत मजे का काम है और बहुत महंगा शौक है कौवे मारना सर। ये तो इसके लिए तो बहुत टाइम, मुझे लगता है हमारे पास बहुत पैसे रखे इंडिया के पास, कौवे मारने के लिए इतना दूर चले जाते हैं। लेकिन सुमित जी एक चीज मैं आपसे कहती चलूं, उससे पहले ब्रिगेडियर साहब से कमेंट लूं कि थोड़े दिन पहले, मेरे ख्याल 2-3 दिन पहले वहां के नेपाल के कोई मिनिस्टर थे, उनका नाम मैंने कहीं लिख के रखा, भूल गई हूं मैं, उन्होंने भी कहा कि भारत हमारी जमीन यानी नेपाल की जमीन को खाली करे। तो ये तो आप क्या चलता जा रहा है चाइना के साथ, नेपाल के साथ? जी मैं बताऊंगा। देखिए नेपाल में जो एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, अब देखिए नेपाल के मिनिस्टर अभी प्रदीप गरियाला जी अभी यहाँ आए हुए 3 दिन के दौरे पे, सारे इशू सॉर्ट आउट हो रहे, 3 साल बाद आए। मैं आपको डायरेक्ट कहता हूँ, कोई मतलब कोई सीक्रेट बात नहीं है, हमारे आर्मी चीफ वहां गए, उन्हें जनरल का तमगा, एक जिसे आप उर्दू में कहते हैं एक टाइटल दिया गया, तो उनके यहाँ के लोग हमारे यहाँ ट्रेन होते और हमारे यहाँ के लोग उनके यहाँ ट्रेन होते। गोरखा रेजिमेंट में आधे से ज्यादा नेपाली है, पर अभी नेपाल से वहां चलता है, एक कल्चरल कनेक्ट है। ये जितना भी सवाल किया था चाइना के कहने पे, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वहां थी उसने किया था। अब आप देखिए वो भी अपना रास्ता समझ के उन्हें हमसे मदद चाहिए। हमारे यहाँ आए हुए हैं, अभी जो डिस्कशन चल रहा है, अभी उनका फॉरेन मिनिस्टर साहब हमारे यहाँ आए हुए हैं और ये सारे इशू सॉर्ट आउट हो जाएंगे। इंडियन आर्मी लिपुला लेक पे, आप बताइए 60 साल से ज्यादा इंडिया ने हमारी जमीन कब्जा की। ये आप भी जानते हैं आरजू जी, मैं भी जानता हूँ, ये सब चाइना के इशारे पे हो रहा है, क्योंकि इस एशिया को अगर करने वाला वो चाइना है। अभी नहीं, चाइना क्यों? बिल्कुल जी, ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ चलूंगी, लास्ट कमेंट करेंगे जी। देखें बात ये अमित साहब, मुझे ये बताइए कि ये हेजमोनिक डिजाइन किसके हैं? आपके हेजमोनिक डिजाइन है कि आप पूरे सब ये साउथ एशिया को आप पूरा कब्जा कर लें, आप क्या कि सारे भूटान और नेपाल बन जाए, छोटे छोटे मुल्कों को दबाते हैं, पाकिस्तान भी आपका हिस्सा बन जाए। इशू ये है कि पाकिस्तान इज अ स्टम्बलिंग ब्लॉक, पाकिस्तान इज अ सॉवरेन कंट्री, पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर कंट्री एंड वी हैव इंडिपेंडेंट पॉलिसी, जिसको आप समझने की जरूरत है। सेकंड बात ये कि कश्मीर को आपने 1962 की जो बात कर रहे हैं, उसके बाद आपके सामने शिमला मुआहदा हुआ है। आप एक मुल्क को कैसे, जब एक डिस्प्यूटेड एरिया है, आपको रिकग्नाइज है, आपको वहां पर एक इंडिपेंडेंट आपने उसको स्टेट बनाया हुआ है, सारी चीजें हैं, आपके सुप्रीम को आपके कोर्ट तो इंडिपेंडेंट ही नहीं है। कितनी पिटीशन है कश्मीर के ऊपर, जो वो कश्मीरी जिन्होंने 1947 में सपोर्ट किया था कि हमें इंडिया के साथ रहना चाहिए, वो आपके खिलाफ सारे हो गए हैं। आप जब डंडे से उनको वोट दिलाते हैं, उनके बेचारों घरों में जाके कब्जा कर लेंगे, वो आपके आरएस के गुंडे खड़े मार रहे हैं उनको, तो बेचारे वोट तो डालेंगे जाके। और इस तरह तो इलेक्शन नहीं होते। अभी ये पूछे ना, अभी कोई भी कश्मीरी आपके फेवर में है, हर एक आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान को आप डिस्टेबलाइज करना छोड़ दें, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करना छोड़ दें, ग्लोबल टेररिज्म आप कर रहे हैं। इन्फो लैब जो है, एयू इन्फो लैब ने क्या इन्फॉर्मेशन दी है इंडियन क्रॉनिकल्स के बारे में? आपने 720 वेबसाइट बनाई हुई है, टोटल आपने पाकिस्तान के ऊपर एक अटैक किया हुआ है, हाइब्रिड वॉर आपने किया हुआ है। कभी आपके पास स्टॉक एक्सचेंज पे हमारे पे हमला होता है, कभी चाइनीज एम्बेसी भी होता है। ये जो आप बात करें हजारों की, दे आर पाकिस्तानी, ये शिया सुन्नी का पाकिस्तान में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इट इज क्रिएटेड बाय योर, ये अफगानिस्तान में बैठ के आप लोग कराते हैं, वो आप लोग वहां से उनको भेजते हैं। मलेशिया आपने रेस की है 700 लोगों की, $500 मिलियन आप खर्च कर रहे हैं। काबुल में आपके लोग बैठे हैं रॉ के, आप वहां से आपने दाइश को एक्टिवेट किया हुआ है। आप टोटल चाहते हैं कि किसी तरीके से बलोचिस्तान में अनरेस्ट हो, पाकिस्तान में जो है वो हालात ठीक ना हो, पाकिस्तान सीपैक ना बनाए, हम इकोनॉमिक तरक्की ना करें, ये इशूज हैं, इनको छोड़ दें। ये अब आप नहीं कर सकते। आपको पता है कि इस वक्त क्या हालात जाने दुनिया ने। अब आपने पार्लियामेंट में आपने खुद देख लिया किस तरीके से क्या किया गया। बांग्लादेश में आपने जाके लड़ाई की, आपके प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि जी मैंने बांग्लादेश जाके पाकिस्तान में वहां जाके हमला किया और ये किया और वो किया। आपने हर जगह की हिस्ट्री है, भूटान को देख लें, नेपाल की जमीन पे आपने कब्जा किया हुआ है। ये वो मुल्क थे जो कभी आपके आगे बोलते भी नहीं थे, आप खड़े हो गए क्योंकि बेचारी तजारत उनकी आपके थ्रू है, लैंड लॉक कंट्रीज हैं, वो भी कुछ कर सकते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि कश्मीर इज अ की कोर इशू,
इसके ऊपर जब तक आप सेटल नहीं करेंगे मसाइल हल नहीं होंगे। हम तो कहते हैं आप प्लेबिसाइड करें, अगर पूरा कश्मीर इंडिया को ज्यादा चला जाए, अगर वो पाकिस्तान के फेवर में आते हैं तो पाकिस्तान में आ जाए, आप क्यों नहीं अलाउ करते? आपको क्या फिक्र है फिर? हम तो यही बात करते हैं कि आप प्लेबिसाइड करें, इंडिपेंडेंट करें, यूनाइटेड नेशन के चार्टर्ड में करें, उसके बाद जिसको कश्मीरों की मर्जी है जिधर मर्जी चले जाएं। आप वो बात भी नहीं करते हैं। इसलिए मैं बात करता हूँ कि ये हेजमोनिक डिजाइन खत्म करें, और ये जो अभी जो हिंदू स्टेट बना रहे हैं सेकुलरिज्म से, ये सबसे खतरनाक है कि आपने सोच लिया है कि वहां पर कोई मुसलमान नहीं रह सकता, कोई वहां पर ईसाई नहीं रह सकता, कोई सिख नहीं रह सकता, सिर्फ हिंदू जो आपके, और उसमें भी दलत के साथ जो आप करते हैं, ये तो एक इंतहाई ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो आप कर रहे हैं। वहां पर एक बेचारा गाय लेके जा रहा है, आपने उसको मुसलमान को मार दिया, डंडे मार मार के जिस बुरी तरह मारते हैं, आपको पता है। आपके पास तो मेरा कोई रीजन ही नहीं है। यू हैव नो राइट टू स्पीक आउट ऑन दिस थिंग, जहाँ के दुनिया को पता है कि आपके साथ क्या करें। कश्मीर में क्या किया हुआ आपने? मुझे जुल्म है, 1.5 साल से आपने वहां पर सब कुछ बंद किया हुआ है, किसी को वहां पर निकलने की इजाजत नहीं है, दुनिया से लॉकडाउन किया हुआ, कभी जिंदगी में इतना बड़ा हुआ? मेरे ख्याल में ये चीजें तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, और अभी आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की आंखें खुल रही हैं। अभी यूके की पार्लियामेंट ने किया, आप देखेंगे यूरोपियन यूनियन उठेगी भी, अल्टीमेट यूनाइटेड नेशन आपकी तरफ आएगा। कहाँ तक कोई बर्दाश्त करेगा? आई थिंक ये चीजें जो फैल रही हैं ये एंड करें इसको, ये आपके लिए ठीक नहीं है। याद रखें मुसलमान एक कॉमन मुल्क है, हिंदुस्तान हिंदू एक मुल्कों का है, ये याद रखें। दोनों मुल्क न्यूक्लियर पावर्स हैं, इट इज वेरी डेंजरस। मैं बिल्कुल, मैं सुमीत जी आपकी तरफ लास्ट कमेंट के लिए चलती हूँ, और लेकिन मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि जो न्यू डिसइंफॉर्मेशन लैब की जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में भी आप क्या कहेंगे? They have no answer, they can't reply on that. देखिए मैडम, देखिए अगर किसी क्रेडिबल सोर्स से इन्फॉर्मेशन है, कोई कंट्री इसको बोले तो हम जवाब भी दे, ऐसे कोई भी कुछ भी बोल सकता है, हम कितने लोग को जवाब देते फिरेंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात मैं आपको बोलूं, देखिए सर, हमारे यहाँ 200 मिलियन मुसलमान, आपसे ज्यादा मुसलमान हमारे यहाँ रहते हैं, उनको तबाही करती है, मुसलमान की चिंता मत कीजिए। बीच में सर प्लीज एक एक करके, वरना वो आवाज खराब होती है। जी सुमित जी। अरे साहब मुझे बोलने दीजिए। ब्रिगेडियर साहब, देखिए जो हमारे मिसाइल मैन थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो मुसलमान थे। कि जितने हमारे मिसाइल जिनसे आपको डर लगता है, इनके आर्किटेक्ट मुसलमान थे, हमारे प्रेसिडेंट मुसलमान थे, हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मुसलमान था। मुसलमान भारत में जितना सेफ है उतना कहीं सेफ नहीं है। हाईएस्ट इन द वर्ल्ड इज इन इंडिया, और कुछ टाइम में ये नंबर 1 पॉपुलेशन इंडिया में जाएगी। तो ये हिंदू मुसलमान के हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं है, हम डेमोक्रेसी, हम सेकुलर है। इलेक्शन होते जो जीतना वो आता है। हाईएस्ट पोस्टों पे मुसलमान गए हैं, तो आप ये तहमत में लगाइए। आपने ननकाना साहब में क्या किया हमें पता, आपने पॉपुलेशन था मुझे पता। वो जो लड़की को आपने उसके गले में फांसी डाली थी रेप करने के बाद, वो पता। इतने कैसे डिबेट करता रहता हूँ सर, 1500 से ज्यादा डिबेटें कर चुका हूँ, रोज टीवी पे होता हूँ, हर मुद्दे पे डिबेट करता हूँ। इसलिए फैक्ट फिगर डाटा मुझे पूरा बताइए। झूठ है जनरल साहब, आप बताएं 251 मिलियन डॉलर का आपका टोटल मेडिकल बजट है। ये झूठ है कि आपके यहाँ 17% फूड इन्फ्लेशन है। ये झूठ है आपके यहाँ 17% इन्फ्लेशन है, 34% फूड इन्फ्लेशन है। ये झूठ है आपके पास बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है। ये झूठ है कि आपके पास वैक्सीन खरीदने के पैसे नहीं है। ये झूठ है कि आपके पास 8 बिलियन का फॉरेन पेंशन देते हैं, 2 बिलियन ऑफ फौजियों को केवल पेंशन देते हैं। जिस मुल्क में 251 मिलियन डॉलर का 22 करोड़ लोगों का मेडिकल बजट है, वहां चंद फौजियों को 200 बिलियन डॉलर की पेंशन, 200-300 मिलियन डॉलर के पर्क्स के अलावा है। सर हमें सब पता है। देखिए इन सब बातों में कुछ नहीं रखा। आपका कश्मीर का जनून आपके 70 साल जाया कर चुका, आपको और 70 साल करने करिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास 500 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, रहेंगे। सर्विस नंबर 1 है, मिलिट्री नंबर 3 है, आर्मी वाइज नंबर 3 है, एयरफोर्स वाइज नंबर 3 है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नंबर 3 है, जीडीपी में नंबर 5 है। देखिए सर मेरे पास हर फैक्ट है, अरे हर फैक्ट दे सकता हूँ आपको। मैं बिल्कुल आपकी तरफ आ रही हूँ ब्रिगेडियर साहब लास्ट कमेंट के लिए, क्योंकि मुझे क्लोजिंग पे भी जाना है। मैं जब भी अपना पॉइंट रखता हूँ फैक्ट पे रखता हूँ सर, रेटोरिक पे नहीं। आपको पता है कि आपकी फौज कितनी अनट्रेंड है, आपको जितनी मर्जी करे, द मैन बिहाइंड द गन। इट इज नॉट कि आप रफाल लिया है तो आपके प्राइम मिनिस्टर कहते हैं अगर मेरे पास रफाल होते तो मैं ये कर देता। ऐसे नहीं होता। ये पीछे ट्रेंड मोटिवेशन होनी चाहिए, कॉज होना चाहिए। आपके पास क्या कॉज है? सिर्फ मुसलमान मारना? आप नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं। देखिए मुसलमान सर प्लीज बीच में आप करेंगे ना, आवाज फिर क्लियर नहीं आएगी। जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके साथ जो अमित शाह, राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल, ये एंटी मुसलमान है। दे वांट ओनली आरएस के वहां पर आरएस का वहां चले अखंड भारत,
बाकी सब आप यू नो इट, योर मॉडरेट हिंदूज नो मैं इस बात नहीं रखता हूं जर्नलिस्ट मॉडरेट सर, मैं इस बात नहीं 1 मिनट एवरीबॉडी नोज के आप लोगों ने अखंड भारत को लेके हिंदू स्टेट बना रहे हैं। आपने CAA NRC बड़ी क्लियर एग्जांपल है। जिस मुसलमान के जुल्म होता है वो आपकी हुकूमत में हो रहा है, पहले नहीं होता था। इसलिए मैं ये बात करता हूँ, इसको दुनिया को पता है, आप जो मर्जी कहें, ये हर एक को पता है। सिर्फ बड़ा मुल्क तजारत, इसलिए आप उसका फायदा उठाते हैं और फिर अमेरिका को आपकी जरूरत है, साउथ चाइना सी में आपको यूज करता है, चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करता है, लद्दाख में मार जो पड़ती है वो अलग है, और पाकिस्तान के CPEC के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। दुनिया की हिस्ट्री है कि आपकी फौज को कितनी मार पड़ी लद्दाख में, और फिर पाकिस्तान के साथ आपने कैसे 2 जहाज गिराए हमने आपके, और उसके बाद फिर जहाज छोड़ भी दिए, और फिर इल्जाम तराशियां के जी वो जहाज गिर गया। मेरे ख्याल में अब टाइम गुजर चुका है, इन बातों को छोड़ दें, अभी लड़ाई का कोई फायदा नहीं है, बैठे टेबल पे बात करें, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन करना बंद करें, कश्मीरियों को उनका जो आप वो जो लॉकडाउन किया वो खत्म करें, फिर पाकिस्तान से बात करें। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है मुज़ाकरात नहीं होंगे जब तक आप कश्मीर में जुल्म करना बंद नहीं करेंगे। लास्ट 1 मिनट सुमीत जी, लास्ट 1 मिनट आपके। पहले 2-3 बात देखिए, ब्रिगेडियर साहब, हम 130 करोड़ भारतवासी, सबका साथ, सबका विश्वास, ये हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में कहते हैं। यहाँ हिंदू मुसलमान का फर्क नहीं है सर। के लिए क्या बात आपने 70 साल से कोशिश की है, आप कामयाब नहीं हुए, ना होंगे। दूसरी बात बोलना चाहूंगा सर, जो गलवान में है, अमेरिकन इंटेलिजेंस, इजराइल इंटेलिजेंस, फ्रेंच इंटेलिजेंस कह चुकी है 135 लोग मरे थे चाइना के। आप अपने जो आपके जी जिनपिंग है उनको बताइए वो खबरें, हमारे यहाँ 20 लोग शहीद हुए थे, उन्हें स्टेट फ्यूनरल मिला, पूरी दुनिया ने उनको देखा। हमारे जवान जो आपने कारगिल में अपनी बॉडीज नहीं ली थी, मैं ये मुद्दा लाना नहीं चाहता सर प्लीज बीच में ना बोले वो बात, अगर 65 बिलियन का आपको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगता है CPEC ओवर 10 ईयर्स, तो सर मैं क्या बोलूं, 65 बिलियन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपके लिए। सर आप क्या बोल रहे हैं, आप खुद ही अपना, मेरे को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। 65 बिलियन डॉलर्स ओवर 10 ईयर्स के साथ आगे ना उनके भिखारी नहीं बने आप। बात ये है कि आप उनके प्रॉक्सी बन गए हैं। इशू ये भाई साहब, आप वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बाय GDP सर एक मिनट, सर आप लोग एक साथ बोलेंगे प्लीज, मैंने आपको कहा ऑडियो का प्रॉब्लम आएगा, एक साथ प्लीज ना बोलें। थैंक यू सो मच कि आप दोनों ने ज्वाइन किया, और आई होप कि हम नेक्स्ट वीक कोई डिबेट रखेंगे और हम आगे फर्दर भी जो है डिस्कस कर सकेंगे। थैंक यू सो मच सुनील जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।